जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं आज वाक्य रचना। ठीक है, आज का हमारा डे है 6, 7वां दिन है आज हमारा। हम पढ़ने वाले हैं इसमें वाक्य रचना। ठीक है, विजेता सीरीज चला रहे हैं हम, इसमें पढ़ने वाले हैं वाक्य रचना। हम गारंटी से कहते हैं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, आप कोई भी एक बार पढ़ने के बाद आप कोई भी प्रश्न आप गलत करने की हिम्मत नहीं रखेंगे। आप 100% मैं आपके लिए बता दूँगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक बार। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, देखिए हम आपके लिए कंप्लीट हिंदी करा रहे हैं। हमने एक शर्त भी रखी है, जो भी कैंडिडेट हमारे साथ लगातार बना रहेगा हम उसके लिए यह पीडीएफ, बिल्कुल हैंड रिटन पीडीएफ है, उसके लिए बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो जिसको भी यह पीडीएफ चाहिए तो वह हमारे साथ लगातार बना रहे और कमेंट में यस लिखना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। ठीक है, कमेंट में यस लिखना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है, हम शब्द भेद पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था पिछली क्लास में शब्द भेद के बारे में। पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, हमने शब्द भेद के बारे में पढ़ा था दोस्त। देखिए अब हम पढ़ते हैं आज। एक बार ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये ठीक कर देते हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक कर देते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब हम निरर्थक शब्द। ठीक है, मतलब कि जिनका शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, हम निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे निरर्थक शब्द, हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, जिससे कि आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए समझने में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना। देखिए निरर्थक शब्द, जिन शब्दों की जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, हम निरर्थक शब्द कहते हैं। इसकी डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है इसलिए हमने छोड़ दिया था। जैसे धम्म, इसका कोई अर्थ है नहीं है। फटाफट, 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 फट, टन, ये सब क्या चीज़ है आपके, चटपटा, चटापट, चटाचट, ये सब क्या चीज़ है, ये है निरर्थक शब्द है। इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। निरर्थक, चटाचट आदि, इनका, इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। अब एक नोट पॉइंट में हेडिंग डालेंगे, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट में लिखेंगे। देखिए कुछ निरर्थक शब्द ऐसे भी होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। कुछ निरर्थक शब्द ऐसे भी होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। इसमें लिखेंगे कुछ निरर्थक निरर्थक शब्द शब्द ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं, जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम, ये मतलब कि एक कंडीशन है
जैसे हमने कुछ इसके उदाहरण भी जैसे हमने समझे हैं, जैसे 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 एक शब्द है आपका ठीक ठाक। देखिए यहाँ पे ठीक है ना, ये तो शब्द है, लेकिन ये ठाक ये शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक ठाक, रोटी बोटी, जैसे रोटी का तो अर्थ होता है कि हाँ रोटी, लेकिन बोटी का क्या होता है? बोटी, अब ये बोटी वो मत समझ लेना, जैसे कुछ लोग जो मुर्गा वगैरह खाते हैं वो बोटी शब्द का यूज करते हैं, ठीक है, ये सब नहीं। जैसे काम धाम, जैसे काम तो यहाँ पे सार्थक शब्द है, लेकिन धाम क्या चीज़ है? धाम होता है, मतलब इसके साथ सार्थक शब्दों के साथ मतलब कि मिला हुआ है। वैसे कहते हैं अयोध्या धाम, ऐसे नहीं, ठीक है, काम धाम। इन उदाहरणों में हम इन जो हमने उदाहरण लिखे हैं, इन हम पूरा डेफिनेशन लिख देते हैं अब, क्योंकि आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करना है ना, इसलिए इन उदाहरणों में, इन उदाहरणों में ठाक, कामा बोटी, कामा धाम, ये शब्द क्या चीज़ है? निरर्थक हैं, निरर्थक हैं, निरर्थक हैं। जो सार्थक शब्दों के प्रयुक्त होकर, जो सार्थक शब्दों के साथ सार्थक शब्दों के साथ, सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर, प्रयुक्त होकर सार्थक हो जाते हैं। सार्थक हो जाते हैं। जैसे और निरर्थक, जैसे पूछ लेता है डॉक्टर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निरर्थक शब्द है, ऐसे देखिए ठीक ठाक, रोटी बोटी, थोक थाम, धाम बोटी धाम ठाक, देखिए ऐसे शब्द आपके लिए दे देगा ऑप्शन में। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निरर्थक है? ऑप्शन में दे दिया धाम, अब कहीं अयोध्या धाम होता है, हाँ मतलब कि वो नहीं होगा, ऐसे आप सोचेंगे, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट लिखेंगे हम। अगला पॉइंट देखिए, हम पहले इसकी लाइन बना देते हैं एक, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो दोस्तों। देखिए चलिए अब हम इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें और क्या लिख रहे थे हम? सार्थक हो जाते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे हम इसमें ही, इसमें ही अन्य निरर्थक शब्द, अन्य निरर्थक, अन्य निरर्थक शब्द जैसे, जैसे पशु पक्षियों की आवाज, पशु पक्षियों की आवाज, पशु पक्षियों की आवाज, किसी वस्तु के गिरने की आवाज, किसी वस्तु के गिरने की आवाज, मेरे साथ लिखते जाइएगा, ठीक है, जिससे कि जब मैं आपके लिए पीडीएफ ये प्रोवाइड करूं तो आपके लिए समझने में दिक्कत ना हो। वाद्य यंत्र की ध्वनि, वाद्य यंत्र की ध्वनि इत्यादि,
ये सब क्या चीज़ हैं, आपके निरर्थक शब्द हैं। ठीक है। और स्वयं सार्थक अन्य सार्थक नहीं होती हैं, ये है इत्यादि, ये क्या चीज़ होते हैं, स्वयं सार्थक नहीं होती हैं। नहीं होती हैं, लेकिन जब सार्थक शब्दों के साथ सार्थक शब्दों के साथ या वाक्य में मिलजुल जाती हैं, वाक्य में मिलजुल जाती हैं, मिलजुल जाती हैं तो सार्थक कहलाती हैं। सार्थक कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पे तो और लिख देते हैं जिससे कि तो सार्थक कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि घड़ी टिक टिक कर रही है, एक उदाहरण है, उदाहरण से समझते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, घड़ी घड़ी टिक टिक घड़ी टिक टिक कर रही है। घड़ी टिक टिक कर रही है। एक उदाहरण और है, घंटा टन से बज गया। घंटा टन से बज गया। घंटा टन से बज गया इत्यादि, ये सब क्या चीज़ है, अभी आपके लिए समझाते हैं। देखिए निरर्थक शब्द जैसे पशु पक्षियों की आवाज़ हो गई, किसी वस्तु के गिरने की आवाज़ हो गई, वाद्य यंत्र की ध्वनि हो गई इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, आपके सार्थक नहीं होती। लेकिन जब सार्थक शब्दों के साथ जब वाक्य में मिल जाती हैं तो सार्थक कहलाती हैं। ठीक है, जैसे आपकी घड़ी टिक टिक कर रही है, अब ये सार्थक शब्द कौन सा है, घड़ी। अब घड़ी के साथ ये क्या चीज़, निरर्थक ध्वनि मिल गई तो ये क्या होगी, सार्थक हो गई। इसी हिसाब से जैसे घंटा टन से बजा, जैसे घंटा जो है ना यह आपका सार्थक शब्द है, लेकिन टन क्या है, आपका निरर्थक शब्द है। अब ये सार्थक शब्द के साथ मिलेगा, मतलब कि अच्छे के साथ गए तो आप अच्छे हो गए, बुरे के साथ गए तो आप बुरे हो गए, ऐसे समझ सकते हैं। अब लिखेंगे अगला, अगली हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग व्युत्पत्ति। देखिए क्या चीज़ हेडिंग डालेंगे, व्युत्पत्ति। देखिए क्या हेडिंग डालेंगे, व्युत्पत्ति। देखिए इसमें हेडिंग डालेंगे व्युत्पत्ति। क्या लिख रहा है ये, सही से एडजस्ट कर ले। व्युत्पत्ति, ठीक है, या यहाँ पे ये वाला साइन लगाते हैं, या रचना या बनावट, या बनावट के आधार पर, के आधार पर। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको उम्मीद करता हूँ अभी यह आपके लिए समझ में आ जाएगा।
इसका बैकग्राउंड कर देते हैं ब्लैक। चलिए, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द पहले लिखेंगे। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हम शब्द पढ़ रहे हैं। क्या चीज़? शब्द, ये वाला। यानी कि मतलब कि व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर जो शब्दों की संख्या होती है कितनी होती है आपकी? 3 होती है। ध्यान रखिए, कितनी होती है आपकी? 3 होती है दोस्त, ठीक है। कितनी होती है आपकी? 3 होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रही है आपको। तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो यह 3 होती है। नंबर 1 पे हेडिंग डालेंगे रूढ़ शब्द। नंबर 1 पे हेडिंग डालेंगे क्या चीज? रूढ़ शब्द। कौन सा? रूढ़ शब्द, ठीक है। क्या चीज? रूढ़ शब्द। देखिए, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा लिखते हुए, थोड़ा मज़ा नहीं आया। देखिए, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द इसमें लिखेंगे हम लोग। नंबर 1 पे लिखें, इससे व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं दोस्त? 3 भेद हैं। यह आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 3 हैं। रूढ़, यौगिक, यौगिक शब्द और एक योग रूढ़, ठीक है। यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। चलिए चलिए, अब इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। आपके पूछ लेता है डायरेक्ट एग्जाम में। देखिए, जो शब्द के योग से, देखिए रूढ़ शब्द क्या होता है? जो शब्द के योग से नहीं बनते, अर्थात जिन शब्दों के 2 सार्थक टुकड़े ना हों, ठीक है, उनको ही क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। अभी आपके लिए बताऊंगा, एग्जाम्पल होगा। अभी डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए, जो शब्द, जो शब्द के योग से, के योग से, शब्द के योग से नहीं बनते, योग से नहीं बनते, अर्थात शब्दों के दो सार्थक टुकड़े ना हों, के दो सार्थक टुकड़े ना हों। मतलब कोई शब्द हो अगर, तो उसके 2 टुकड़े ना हों, उसके 2 टुकड़े ना हों, टुकड़े ना हों, ठीक है। यह होगी इसकी योग रूढ़ी शब्द। अब देखो बार दोबारा रूढ़ शब्द की परिभाषा शब्द दी, वह शब्द जो योग से नहीं बनते, ऐसे शब्द जो योग से नहीं बनते, अर्थात जिन शब्दों के 2 सार्थक टुकड़े ना हो, उन्हीं को क्या कहते हैं? हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे पूछ लेता है डायरेक्ट डेफिनेशन। दूसरे शब्दों में अगर हम लिखें इसके लिए, तो देखिए, इन शब्दों के तोड़ने पर, ब्लैक से लिख देते हैं, इन शब्दों को तोड़ने पर, शब्दों को तोड़ने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। मतलब कि कोई ऐसा शब्द है, अगर उसको तोड़ें तो उसका अर्थ नहीं निकलता है। अब देखिए, उदाहरण से समझते हैं अब हम लोग। उदाहरण देखिए, नंबर 1 शब्द है आपका आम। अब इसको तोड़ के देखिए, इसका कोई आ और मा, इसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो आम कैसा शब्द है आपका? रूढ़ शब्द है दोस्तों। और दूसरा है आपका गाय। क्या चीज़ है आपका? गाय।
अगर हम गाय को तोड़ें कोई अर्थ निकलेगा नहीं। मेज आदि ये सभी क्या चीज़ें हैं, आपके रूढ़ शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, आपके रूढ़ शब्द हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए रूढ़ शब्द समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर हम कहें इसके लिए, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो दूसरे शब्दों में इन शब्दों का क्या चाहिए, इन शब्दों का, इन शब्दों का संधि विच्छेद नहीं होता, संधि विच्छेद नहीं होता, संधि विच्छेद नहीं होता, ठीक है। समझ गए ये सब, मतलब कि इन शब्दों का क्या होता है दोस्त, संधि विच्छेद नहीं होता है। नहीं हुआ सिलेक्ट अभी तक, ये थोड़ा काला ही है अभी तक, ये थोड़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया ये। मैं थोड़ा कलर बनाने की सोच रहा हूँ, जो आपका नीला पेन होता ना। अब बन गया, बन गया अब, चलिए अब बन गया, ठीक है। अब इसी पेन का यूज करेंगे आगे से हम। देखिए एक पेन और जोड़ लेते हैं इसमें, इसमें उदाहरण बताने के उद्देश्य से। पेन, लेजर पेन, चलिए जुड़ गया एक पेन और। चलिए अब इधर आ जाइए आप लोग। चलिए अब इसका कर लेते हैं ये कलर। चलिए ये बात समझ में आ गई आपके लिए। चलिए इनका संधि विच्छेद नहीं होता, वो क्या होते हैं, आपके रूढ़ शब्द होते हैं। नंबर 2 पे लिखेंगे, नंबर 2 पे, नंबर 2 पे हेडिंग डालेंगे योग रूढ़ शब्द। क्या चीज़, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। योग रूढ़ शब्द, देखिए इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग परिभाषा। परिभाषा लिखेंगे अब हम, जो शब्द दो या दो से अधिक, दो या, मैं आपके लिए एक बार ऐसे समझाता हूँ। देखिए योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देते हैं, अर्थ देने लगते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसकी मैं आपके लिए ट्रिक भी बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे बहुब्रीहि समास होता है ना, कोई अर्थ हो तो वो कोई विशेष अर्थ देते हैं, ऐसे ही समझ सकते हैं इसके लिए। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, के योग से बनते हैं, योग से बनते हैं, पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर, पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर, सामान्य अर्थ छोड़कर कोई, कॉमा क्या लगा रहा हूँ मैं, सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, देने
लगते हैं। ठीक है, देने लगते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें योग रूढ़ योग रूढ़ शब्द उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अब हम आपके लिए एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक बहुब्रीहि समास होता है ना, उसी के हिसाब से समझ सकते हैं। बहुब्रीहि समास आगे पढ़ेंगे एकदम ट्रिक के माध्यम से। देखिए, अब हम एक लिखेंगे, एक चीज़ और समझिए। जब कोई शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हो तो उसका अर्थ यदि उसमें प्रयोग होने वाले दोनों शब्दों के अर्थ से भिन्न हो, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे? आपके क्या होंगे? योग रूढ़ शब्द होंगे। जैसे कि दोबारा सुनिएगा, जब कोई शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हो तो उसका अर्थ यदि उसमें प्रयोग होने वाले दोनों शब्दों के अर्थ से भिन्न होगा, दोनों शब्दों के अर्थ से भिन्न होगा, तो क्या होगा? आपका योग रूढ़ शब्द होगा। वही बहुब्रीहि समास है। जैसे कि एक शब्द उदाहरण है आपका नीलकंठ। नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ। ठीक है, यहाँ पे नीलकंठ लिख देते हैं। दोबारा ही लिख देते हैं, गलत हो गया यार। एक शब्द आपका है नीलकंठ। नीलकंठ, अगर हम इसका अर्थ करते हैं, दो विच्छेद करते हैं। एक शब्द है आपका नील और प्लस एक शब्द है आपका कंठ। क्या चाहिए? एक शब्द आपका कंठ है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, नीला, नील का अर्थ क्या होता है आपका? नीला। और कंठ का अर्थ क्या होता है आपका? गला। मतलब कि अर्थात नीला गला है जिसका, वो कौन है आपका? भगवान शिव। तो शिव जो शब्द है वह कैसा शब्द है आपका? योग रूढ़ शब्द है। कैसा है? योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, ऐसे एक शब्द है पंकज। पंख के अर्थ क्या होता है? कीचड़। अभी आपके लिए डेफिनेशन लिखवाता हूँ, आपके लिए सब कुछ लिखवाता हूँ, निश्चिंत रहिएगा, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं, सारे सीधे डेफिनेशन के तौर पे लिख देते हैं हम लोग। देखिए, इतना बड़ा ठीक है। आपके समझने के लिए, आपके समझने के लिए, आपके समझने के लिए, देखिए इसमें लिखेंगे हम लोग, जब कोई जब कोई शब्द जब कोई शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हो, दो शब्दों से मिलकर बना हो, जब कोई शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हो तो उसका अर्थ यदि इसमें, तो उसका अर्थ, तो उसका अर्थ यदि उसमें प्रयोग होने वाले, अभी आपके लिए उदाहरण दूंगा ना, तब आपके लिए समझ में आ जाएगा सब। होने वाले दोनों शब्दों के अर्थ से भिन्न हो, होने वाले
दोनों शब्दों के अर्थ से भिन्न हो तो ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहे जाएंगे। योग रूढ़ शब्द कहे जाएंगे। शब्द कहे जाएंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? कहे जाएंगे। ठीक है, ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहे जाएंगे। अब एग्जाम्पल समझते हैं। अब आपका उदाहरण, ठीक है, उदाहरण देखिए। नंबर 1 शब्द पे हम लिख लेते हैं। पहला शब्द है आपका नीलकंठ। नीलकंठ, अगर हम इसका नीलकंठ का अगर हम वो करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो बैठता है आपका नील देखिए बैठता है आपका नील प्लस कंठ। देखिए नील का अर्थ क्या होता है आपका? नीला। नील का अर्थ क्या होता है? नीला। प्लस और जो कंठ का अर्थ क्या होता है? गला। कंठ का अर्थ होता है गला, मतलब कि नीला गला है जिसका, वो कौन है आपका? कौन है? वह शिव। नीलकंठ का अर्थ क्या होता है? शिव। अब डेफिनेशन पढ़िए। जब कोई शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हो, देखिए दो शब्दों से बना है नीलकंठ शब्द, नील प्लस कंठ। ठीक है, देखिए यदि उसमें प्रयोग होने वाले दोनों शब्दों के अर्थ से भिन्न हो, यदि 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 उसका अर्थ, यदि उसमें प्रयोग होने वाले दोनों शब्दों के अर्थ से भिन्न हो, तो ऐसे शब्दों को योग रूढ़। देखिए दोनों शब्दों का अर्थ क्या चाहिए? उससे भिन्न है, और कोई तीसरा शब्द दे रहे हैं। ठीक है, नीलकंठ मतलब कि शिव। अब देखिए एक दूसरा उदाहरण समझते हैं। दूसरा उदाहरण यहीं पे, यहाँ पे मैं इसके लिए एक उसमें बंद कर देता हूँ, जिससे कि आपके लिए कोई भी दिक्कत समझने में। तो नीलकंठ कैसा शब्द है आपका? नीलकंठ कैसा शब्द है आपका? योग रूढ़ शब्द है, ध्यान रखिएगा। अब ऐसे ही हम एक उदाहरण इधर लिख देते हैं आपका दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे एक उदाहरण है आपका पंकज। पंकज, पंकज। देखिए पंकज का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो पंक प्लस जा। ठीक है, देखिए पंक का अर्थ क्या होता है? पंक का अर्थ, और जा का अर्थ क्या होता है? देखिए पंक का अर्थ होता है कीचड़। पंक का अर्थ क्या होता है? कीचड़। और जा का अर्थ क्या होता है आपका? उत्पन्न। जा का अर्थ क्या होता है? उत्पन्न, मतलब कि कीचड़ में उत्पन्न। ठीक है, तो किसके? पंकज, मतलब कि पंकज से अर्थ क्या निकलता है? कमल। ठीक है, क्या चीज? कमल के लिए। कमल के लिए। ठीक है, तो कमल के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे पंकज। ऐसे एक शब्द है जलद। क्या चीज? एक शब्द आपका जलद शब्द है। ठीक है, क्या चीज? एक शब्द है आपका जलद। ये बात आपको समझ में आ गई। अब ऐसे ही एक शब्द ले लेते हैं यहाँ पे। एक शब्द देखिए नंबर 3 पे ले लेते हैं। एक शब्द यहाँ पे नंबर 3 पे शब्द है एक जलद। जलद
देखिए जलद का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो एक होता है जल, एक होता है क्या चीज़, जल, प्लस दा। यहाँ पे ला थोड़ा अच्छा नहीं बना, अरे क्या हो रहा है सरकार। जल प्लस दा। देखिए यहाँ पे जो जल का अर्थ होता है, जल का तो अर्थ जल ही होता है दोस्त, ठीक है। और दा का अर्थ क्या होता है, देने वाला। दा का अर्थ क्या होता है, देने वाला। मतलब कि जल को कौन देता है भाई, बादल देता है। क्या चीज़, बादल। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए इसमें भी कोई दिक्कत समझने में नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ गई ये बात आपको। चलिए एक शब्द है आपका, एक और ले लेते हैं, गुलाब जामुन। कौन सा शब्द है आपका, नंबर 4 पे। नंबर 4 पे है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। देखिए गुलाब जामुन का अगर हम करते हैं तो होता है, एक होता है गुलाब। देखिए यहाँ पे साफ साफ, इसमें तो साफ साफ ही दिख रहा है गुलाब प्लस जामुन, इसमें साफ साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए गुलाब का अर्थ क्या होता है, फूल। गुलाब क्या चीज़ है, एक आपका फूल का नाम है। और जामुन क्या चीज़ है, एक फल है, ठीक है। तो यह गुलाब जामुन क्या होगी, आपकी एक मिठाई हो गई दोस्त। गुलाब जामुन क्या होगी, आपकी एक मिठाई का नाम हो गया दोस्त। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए यह चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए योग रूट शब्द समझ में आ गया आपका, रूट शब्द समझ में आ गया आपके, ठीक है। अब अगला है हमारा, अगला कौन सा शब्द है, योग रूढ़, ठीक है। यौगिक शब्द, क्या चीज़, यौगिक शब्द। क्या चीज़, यौगिक शब्द। देखिए अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द की परिभाषा ऊपर लिख देंगे, बाकी उदाहरण से नीचे समझा देंगे। देखिए नंबर 2 पे लिख दिया, अब नंबर 3 पे। नंबर 3 कौन सा, यौगिक, यौगिक शब्द। क्या चीज़, यौगिक शब्द। देखिए यौगिक शब्द, जो यौगिक शब्द किसे कहते हैं, जो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं, ठीक है। मतलब कि यौगिक शब्दों के टुकड़े करने पर कुछ ना कुछ अर्थ अर्थ अवश्य निकलता है, अर्थात विच्छेद करने पर, अगर हम उसका विच्छेद करें तो उसका अर्थ दें। जैसे कि अगर हम बात करें, एक चीज़ आप समझिएगा, यदि किसी जो कोई मूल शब्द है, ठीक है, कोई मूल शब्द में कुछ भी जोड़ दिया जाए तो ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। उससे क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कुछ शब्द होते हैं आपके उपसर्ग के योग से बनते हैं, ठीक है, किससे, उपसर्ग के योग से, प्रत्यय के योग से। और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो प्रत्यय और योग से दोनों के बनते हैं, ये सब, ठीक है, दो समान शब्दों के योग से बनते हैं, तो उनको ही क्या क्या कहते हैं, योग सूत्र कहते हैं। अभी आपकी समझ में आएगा सब कुछ। देखिए देखिए इसमें है, जो शब्दों के योग से बनते हैं, जो शब्दों के योग से बनते हैं, ठीक है, जो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। और लिखेंगे इसमें, और चीज लिखेंगे इसमें,
यौगिक यौगिक शब्दों के टुकड़े करने पर कुछ ना कुछ, मतलब कि कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलता है, कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य निकलता है। ठीक है, क्या चीज अवश्य निकलता है। ठीक है, अर्थात जो शब्द जो शब्द नहीं, ऐसे कर लिखेंगे, क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ सही तो लिख रहा था मैं। अर्थात जो शब्द देखिए, अर्थात जो शब्द विच्छेद करने पर, विच्छेद समझते हो, तोड़ने पर, विच्छेद करने पर सार्थक अर्थ दें, सार्थक अर्थ दें। ठीक है, उनको क्या कहते हैं दोस्त, यौगिक शब्द कहते हैं। उनको क्या कहते हैं दोस्त, यौगिक शब्द कहते हैं। अब आपके समझने के लिए अगर मैं एक ट्रिक और बताऊं, अगर मैं, देखिए यहाँ पे पहले लाइन खींच लेते हैं एक, देखिए यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए लाइन खींच गई। अब चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई। आपके समझने के लिए एक उदाहरण लिख देते हैं, आपके समझने के लिए। देखो भैया, आपके समझने के लिए, आपके समझने के लिए, ठीक है, कोई भी दिक्कत ना हो, बस समझने मैं यही जा रहा हूँ। देखिए, इसमें मतलब कि यदि किसी मूल शब्द में, इसमें लिखेंगे, यदि किसी मूल शब्द में कुछ भी जोड़ दिया जाए, कुछ भी जोड़ दिया जाए, तो ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लिखें, उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण में लिखेंगे अब हम, देखिए, विद्यार्थी,
उदाहरण में क्या चीज़ लिखेंगे? उदाहरण विद्यार्थी। अब आप यह मत समझने लगना कि इसमें विद्या धन अर्थी, ठीक है। देखिए विद्या का अर्थ क्या होता है, अर्थी का क्या होता है, अर्थी के कई निकलते हैं। और आपका पंचवर्षीय, अभी आपके लिए, और अभी पहले लिख लो, उसके बाद सब समझाने वाला हूँ, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा आप लोग। पंचवर्षीय, पंचवर्षीय कमा छात्रावास, छात्रावास कमा हिमालय, कमा हिमालय आदि। इस फीचर से क्या होता है? अच्छा, रीडिंग मोड है ये। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई। इसमें ऐड कर सकते हैं कोई स्टिकर। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए हम इतना पढ़ चुके हैं अब तक। इतना हम पढ़ चुके हैं। देखिए अब एक मूल हेडिंग डालेंगे। ये 4 प्रकार के होते हैं। पूछे कि बताइए, क्या बताइए, यौगिक शब्द कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि कितने प्रकार से बनते हैं, ठीक है। इसमें लिखेंगे ये, ब्लैक से लिखते हैं, ये 4 प्रकार से, ये 4 प्रकार से बनते हैं। ये 4 प्रकार से बनते हैं, ठीक है। देखिए कैसे बनते हैं। नंबर एक पे लिखेंगे उपसर्ग के योग से। किस से? उपसर्ग के योग से, उपसर्ग के योग से। इसमें लिखेंगे उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए लिखेंगे अप्रसन्न। यहाँ पे हम उदाहरण के लिए, उदाहरण लिखने के लिए इस कलर का यूज करते हैं। अप्रसन्न, देखिए इसमें आ उपसर्ग आ गया, तो मतलब कि यह उपसर्ग से योग से बना है, प्रसन्न और अप्रसन्न, ठीक है। प्रसन्नता, प्रसन्नता। देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ ये वाला, ये इसके लिए हटा दो, आ उपसर्ग आ गया। और आगे अब लिखेंगे, अब आगे दूसरे नंबर पे प्रत्यय के योग से। किसे से? प्रत्यय के योग से, प्रत्यय के योग से। इसमें उदाहरण में लिखेंगे अब हम, उदाहरण में प्रसन्नता, क्या चीज? प्रसन्नता। इसमें क्या हुआ है, ता उपसर्ग, ता प्रत्यय आ गया, ता प्रत्यय, ठीक है। क्या आ गया? ता प्रत्यय आ गया। इसमें क्या आ गया दोस्त? ता प्रत्यय आ गया। चलिए अब अगला लिखते हैं, अब हम 3 नंबर पे। देखिए यहाँ पे डैश बनाता जा रहा हूं मैं, ठीक है, डैश। दोनों के योग से। किस से? दोनों, दोनों 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 दोनों,
दोनों दोनों क्या चीज? उपसर्ग प्लस प्रत्यय, उपसर्ग प्लस प्रत्यय के योग से, के योग से। देखिए कौन सा शब्द है इसमें, उदाहरण में लिखेंगे अब हम। उदाहरण में देखिए, अप्रसन्नता, अप्रसन्नता, ठीक है, क्या चीज? अब भी गलत हो रहा है भाई, अप्रसन्नता, ठीक है, क्या चीज? अप्रसन्नता। देखिए इसमें क्या चीज है, इसमें देखिए आ उपसर्ग भी आया है और ता उपसर्ग भी आया है, ता प्रत्यय भी आया है, ठीक है, मतलब कि दोनों के वो बन गया है। अब देखिए नंबर 4 पे लिखते हैं, नंबर 4 पे दो समान शब्दों के योग से, दो समान शब्दों के योग से, दो समान शब्दों के योग से, दो समान शब्दों के योग से। देखो उदाहरण में लिखेंगे अब हम, उदाहरण में क्या चाहिए? उदाहरण में देखिए, उदाहरण में क्या लिखेंगे अब हम? उदाहरण में प्रसन्न मुख, क्या चाहिए? उदाहरण है इसका एक, प्रसन्न, प्रसन्न मुख। इसमें देखिए इसमें क्या चीज हुआ है, इसमें दो शब्द हैं, एक है प्रसन्न और एक है मुख, मतलब कि प्रसन्न मुख, दो शब्दों के योग से हो गया। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा दोस्त, यह समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। ये 4 प्रकार से बनते हैं। अब देखिए अगले हेडिंग डालेंगे हम, उत्पत्ति के आधार पर, क्या चीज? उत्पत्ति के आधार पर। अगली हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग अब? उत्पत्ति उत्पत्ति के आधार पर। बीच में है बिल्कुल। चलिए अब यहाँ पे बैकग्राउंड कर देते हैं। चलिए उत्पत्ति के आधार पर देखिए नंबर 1 पे लिखेंगे हम तत्सम शब्द। नंबर 1 पे क्या लिखेंगे हम? तत्सम शब्द, क्या चीज? तत्सम शब्द। देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपके लिए इसकी तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों की एक जबरदस्त सी ट्रिक के साथ मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है, जबरदस्त ट्रिक के साथ। देखिए तत्सम शब्द, तत्सम शब्द देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम संस्कृत के वे शब्द, के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों, जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ज्यों के त्यों
हिंदी में प्रयोग हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? तत्सम शब्द कहते हैं। मैं देखिए इसकी निश्चिंत रहिएगा, मैं इसकी अलग से क्लास लेकर के आने वाला हूँ जब यहाँ पे टॉपिक पे पहुँचेंगे तब। ठीक है, देखिए अब हम उदाहरण अगर हम एक उदाहरण समझे यहाँ पे, जैसे कि पुष्प। पुष्प देखिए यहाँ पे हम जिस कलम का यूज करते हैं वो भूल जाते हैं। पुष्प, पुष्प। हस्त देखिए संस्कृत से है ये, हस्त। आम्र, साय। देखिए इसमें बिंदी आ गया ऊपर, तो देखिए आपका क्या होगा? यह आपका तत्सम शब्द होगा। ऐसे हमने काफ़ी ट्रिकें हैं, अभी बताएंगे आपके लिए। कुछ रूल हैं इसके तत्सम शब्दों के, तद्भव शब्दों के, जिससे कि आप कभी क्वेश्चन गलत ना करें। ठीक है, अब देखिए तद्भव शब्द। अब लिखेंगे नंबर 2 पे। नंबर 2 पे क्या लिखेंगे? नंबर 2 पे लिखेंगे अब हम क्या लिखेंगे? तद्भव शब्द। तद्भव, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए बे शब्द, बे शब्द जो संस्कृत के हैं, बे शब्द जो संस्कृत के हैं, बे शब्द जो संस्कृत के हैं। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, माफ़ी चाहेंगे। जो बे शब्द जो संस्कृत, जो संस्कृत के हैं, किंतु किंतु धीरे धीरे, धीरे 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 उनके, धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं, उनके रूप बदल गए हैं। उनके रूप क्या हो गए हैं दोस्त? बदल गए हैं, और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि एक हम उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण में फूल, हाथ, आम, शाम। अब पूछे कि आम कैसा शब्द है और आम्र कैसा शब्द है, तो आम्र है आपका तत्सम और आम कैसा है? तद्भव है, आदि। ये सब क्या चीज़ है? आपके तद्भव शब्द हैं। ठीक है, क्या चीज़ है? आपके
तद्भव शब्द हैं। अब इनके लिए हम इस विस्तार से समझेंगे कल की क्लास में, ठीक है। विस्तार से समझेंगे हम इसके कल की क्लास में तत्सम शब्द और तद्भव शब्द एकदम डिटेल में, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।